हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 1 का क्लास 5 लेकर आए हैं। तो ये हमारा आखिरी क्लास है इस इकाई 1 का, और इस पे हम कई सारे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि अधिगम के प्रकार की बात करेंगे। तो सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज के सेशन में बात होगी अधिगम के प्रकार की, जो बहुत ही बड़ा पीवाईक्यू है, मतलब कई बार पूछ चुका है। कई बार ऐसे पूछता कि अधिगम के सारे प्रकार को बतलाइए, थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, या फिर अधिगम का एक प्रकार दो प्रकार के बारे में पूछ सकता है स्पेशल, जैसे कि निरीक्षण विधि क्या होती है या सामूहिक विधि क्या होती है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, सेशन को मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को सबसे पहले आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है, तो आज सभी को भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम अपने काम में जरूर सफलता हासिल करें। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं संज्ञान अधिगम और बाल विकास, जिसका हम बात करने वाले इकाई 1 का। ये हमारा क्लास 5 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। जिस लाइव क्लास में हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार की। सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़िए। जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं, पहले भाई सेशन से जुड़ते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन को चेक कर ले ऑल पे रखा है आपने या नहीं, क्योंकि ऑल पे रखा होगा तो सारे लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन जाती होगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, आपके क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है उनको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया भाई, वो सभी लोग एमपीडीएलएड का बीएसटीसी का कोर्स जरूर परचेस कर लें। ध्यान रखें ना, कोर्स परचेस कर ले सभी लोग जिन्होंने अब तक परचेस नहीं किया है। ओके, चलिए तो शुरू किया जाए। सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस सेशन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। चलिए, तो इसके पहले भी मैं ब्लूप्रिंट बता चुका हूं, जो लोग प्रेजेंट नहीं थे क्लास में उनके लिए बता दूं कि भाई ये जो पूरी इकाई है, इसके अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो ये जो पूरी इकाई है 10 अंकों की आती है। जी हाँ, याद रखिएगा, ये पूरी इकाई 10 मार्क्स की पूछी जाती है, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर यहां से आते हैं। उसमें भी 3 नंबर के तो आपको बहुविकल्पी है, 3 प्रश्न, एक मार्क्स के 3, यानी कि 7 नंबर के उत्तर बचेंगे आपके पास सब्जेक्टिव वाले, थ्योरी वाले, 3 तो ऑब्जेक्टिव हो गए इसमें से। फिर 2 प्रश्न आते 2-2 नंबर के, यानी अति लघु उत्तरी वाले 2 आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। इनको 30 शब्दों में लिखना होता है। और एक प्रश्न आता है 3 नंबर का, ठीक है, इसको 45 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो 3 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न, ठीक, टोटल 3 प्रश्न हो गए, यानी 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 6 प्रश्न पूछेंगे यहां से इस पूरी इकाई से। तो ब्लूप्रिंट भी समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक का, जिसका नाम है अधिगम के प्रकार। ध्यान रखिए भाई, आज हम जानेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में, यानी कि भाई टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बता दूं कि भाई उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप लोग भी जब कभी पढ़ाने जाएंगे आगे चल के, फ्यूचर में टीचर बनेंगे, तो जरूरत नहीं है कि आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे, हो सकता है इंग्लिश में आपका प्रमोशन हो जाए या इंग्लिश मीडियम के टीचर से आपको बनना पड़े। तो ध्यान रखिएगा कि अधिगम के प्रकार की बात हो रही है ना, टाइप्स ऑफ लर्निंग, कैसे हम सीखते हैं, कैसे लर्निंग की जाती है, लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे ही पढ़ेंगे। हमारा एकमात्र टॉपिक रहने वाला है अधिगम के प्रकार इस सेशन में। तो इससे जुड़ा हुआ चाहे जितना प्रश्न आ जाए, आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे आज की सेशन को करने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की सेशन करने के बाद आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे आगे चल के। तो हम बात करें अधिगम के प्रकार की, तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार है, जो फर्स्ट मेथड है, वो है करके सीखना विधि, यानी कि जिसे कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग मेथड। याद रखिएगा, ये लर्निंग का पहला प्रकार है, अधिगम का प्रथम प्रकार है। देखिए फर्स्ट टाइप है, ये पहला टाइप है, पहला हम इसे प्रकार बोल सकते हैं कि है ही करके सीखना विधि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई चीज मैं ओरली या थ्योरी, मैं नहीं कोई और भी आपको बताएगा, तो उतनी बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आती। लेकिन आप जब उस काम को स्वयं करते हैं तब आप उसको जो है बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। यानी आपने YouTube पर कोई रेसिपी देखी, टमाटर की चटनी कैसे बनाएं, ठीक है, तो आपने देखा, ठीक है, लेकिन पूरा सीख गया क्या? नहीं। लेकिन जब टमाटर की चटनी बनाने बैठोगे, अपने हाथों से टमाटर काट के सब प्रोसेस करोगे, तब आप सीखोगे, कुछ गलतियां करोगे। तो इसको करने के बाद, प्रैक्टिकली खुद करने के बाद आप नया चीज सीख जाते हो। तो यही है लर्निंग बाय डूइंग मेथड, यानी इसमें जो पूरा फोकस होता है, इसमें जो पूरा फोकस दिया जाता है, पूरा ध्यान जो केंद्रित किया जाता है, वो करके सीखने के ऊपर होता है। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड, करके सीखना विधि जिसे कहा जाता है। इस मेथड में करते क्या है, इसमें बालक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में करके सीखने की प्रक्रिया को सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सीखने की क्रियाएं हैं वो सारी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, यानी कि जिसे अंग्रेजी में चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी ध्यान रखें, हिंदी मीडियम के भी। यानी जितना भी हमारा पढ़ाई का तरीका होता है, हम बच्चों को जो सिखाने का तरीका रखते हैं, जो पढ़ाने का तरीका रखते हैं, वो सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि अगर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं रहेगा, भाई सिखाना किसको है? बच्चे को। टीचर थोड़ी स्वयं सीख रहा है, वो अलग बात है, सीखते रहता है, लेकिन क्लास में जाने के बाद टीचर का मेन मोटिव होना चाहिए बच्चे सीखे। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? भाई बच्चे सीखेंगे जब बच्चों के हिसाब से सिखाया जाएगा। अगर क्लास के बच्चों को हंसी मजाक से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, इंटरेस्ट बना रहता है, तो हम उसे क्लास को ऐसा बनाएंगे कि क्लास में थोड़ा हंसी मजाक चलते रहे बीच बीच में, ताकि बच्चों का मन लगा रहे पढ़ने में। हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन कई टीचर को आपने देखा होगा जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते होंगे या फिर शायद गणित पढ़ाते होंगे, इतना सीरियस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को बोर लगने लगता है, इतिहास हिस्ट्री की कक्षा में नींद आने लगती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं भी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पढ़ाता हूं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाता हूं तो वहां मैं बच्चों में ऐसे पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। तो बीच बीच में हंसी मजाक करना, कॉमेडिक तरीके से पढ़ाना थोड़ा सा, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है उसमें, बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा खान सर का एक चैनल है, वो कैसा मजाक से थोड़ा सा पढ़ाते हैं तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल वैसे ही आपको कक्षा को रोचक बनाना है, नीरस नहीं बनाना है। क्योंकि आपका पूरा ध्यान होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों के केंद्र में कि हमने जो भी आप हरकत करेंगे क्लास में, यानी कि जो भी आप तरीका अपनाएंगे पढ़ाने का, जो भी तरीका आप अपनाएंगे सिखाने का, वो आपका तरीका, वो आपका सिखाने का तरीका चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, इसमें इस प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। ये जो करके सीखना विधि होता है, इसको सबसे सर्वोत्तम माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, बेटर माना गया है। ऐसा क्यों? अब सवाल आता है कि भाई इसी मेथड को इतना बेटर क्यों माना गया? क्योंकि भाई देखिए, सबसे पहली बात कि आपको कोई कितना भी ओरल ज्ञान दे दे, आपको ओरली मुंह से कितना भी बता दे, लेकिन जब तक आप उसको खुद से फॉलो नहीं करोगे, स्वयं से फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप भाई सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, तब तक आप उसको सही ढंग से सीख नहीं पाओगे। ये ध्यान रखिएगा। तो करके सीखना, जैसे कोई बता दे कि ऐसी बैट पकड़ो, ऐसे बैटिंग करो, ऐसे घुमाओ, लेकिन जब तक क्रिकेट मैदान में उतर के आप खुद बैट नहीं करोगे, भाई बैट घुमाओगे नहीं, जब तक खुद गेंद पकड़ के बॉलिंग नहीं करोगे, खेलोगे नहीं, तब तक खुद को समझ में नहीं आएगा, है ना। वरना कितने लोग यहाँ क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, क्रिकेट एक गेम होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, बैट होती है, बॉल होती है, जोर से मारने पे 6 रन हो जाता है। ये जानते तो सब है, लेकिन ग्राउंड पे जाकर बोल दूं कि अगर सबको 6 रन मार के दिखाओ, नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि करके नहीं देखा। तो जब करके देखेंगे तो उसको भी सीख जाएंगे। तो सीखने में सबसे बेहतरीन मेथड जो बोला जाता है, सबसे बढ़िया मेथड जो बोली जाती है, वो होती है करके सीखना विधि, लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ध्यान रखिएगा। और इस मेथड को सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। तो हमारा जो दूसरा मेथड है, द सेकंड मेथड जो है हमारा है, वो दूसरा वो है करके सीखना विधि, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो भाई ये पहला तो हो गया हमारा, सेकंड जो है अनुकरण विधि। ठीक है, पहला क्या था? करके सीखना विधि। दूसरा क्या है? अनुकरण विधि। अब ये अनुकरण विधि क्या होता है भाई? अनुकरण मतलब होता है फॉलो करना। अनुकरण मतलब क्या? इमिटेशन, नकल करना। इसको आप नकल करना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नकल करना भी बोल सकते हैं। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल होता है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड मेथड है। ठीक, इसका मतलब होता है लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड, यानी दूसरे को देखकर जैसा वो कर रहा है सेम टू सेम वैसा करो, तो इसको नकल मेथड, इमिटेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, ये सिखाने के लिए अक्सर ये बहुत मतलब कॉमन मेथड है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। गणित में देखो क्या होता है, शिक्षक जिस प्रकार से सवाल का हल करता है, सारे बच्चे एकदम वैसी नकल करते हैं। 2-4 को छोड़ दिया जाए, 2-4 बच्चे फिर अपना दिमाग भी लगाते हैं, अपने हिसाब से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो बाकी सब नकल करते हैं कि टीचर ने ऐसा किया, भाई सर ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे, मैडम ने ऐसा सिखाया तो हम भी ऐसा ही करना है, हमारी मैडम को ऐसा ही सिखाया है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो इसे ही अनुकरण द्वारा सीखना विधि या लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा जानते हैं कि भाई ये जो अनुकरण द्वारा सीखने की विधि है, यानी इमिटेशन द्वारा जो लर्निंग है, नकल करके जो सीखना है, किसी को फॉलो करके सीखना है, ये बहुत ही प्रभावशाली विधि है अधिगम की। सीखने की ये इफेक्टिव, प्रभावशाली का मतलब क्या भाई? इफेक्टिव। ये सीखने की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि इससे तुरंत सीख जाते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सामने वाला जो कर रहा है हम भी वैसा का वैसा कर दे, आ गया, उसने भी वैसा किया था, हमने भी वैसा किया, हमको आ गया, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव मेथड है। इसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली अधिगम का विधि माना जाता है। अनुकरण किसी बालक द्वारा, ध्यान से सुनिए, अनुकरण किसी बालक द्वारा उस स्थिति में किया जाता है जब वह क्रिया उसे अच्छी लगती है ना। भाई आपने देखा होगा कई सारे लोग किसी हीरो की हेयर स्टाइल फॉलो करते हैं, उसकी तरह कपड़े पहनते हैं। जैसे सलमान खान वो ब्रेसलेट पहनते हैं, तो कई लोगों ने वो ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, ऐसा पहनते हैं लोग। तो इसको ध्यान में रखिए कि कई लोग, बालक जब अनुकरण करता है, उसे जो चीज पसंद आती है उसी की नकल करता है ना।
जो चीज पसंद नहीं आती उसका नकल नहीं करता। हम अक्सर वही गाना गुनगुनाते हैं जो गाना हमें पसंद आता है, तो हम वही गाना गुनगुनाने लगते हैं, तो हमने नकल की, अनुकरण किया। लेकिन जो गाना हमें पसंद ही नहीं तो उसको तो हम सुनते भी नहीं है, और गाना तो बहुत दूर की बात है। तो याद रखिएगा कि अनुकरण विधि जो है, इमिटेशन विधि जो है, ये अधिगम की, सीखने की सेकंड मेथड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी याद रखिएगा। ये भी अधिगम की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको पहली बात तो अनुकरण को बहुत ही प्रभावशाली विधि माना गया है। दूसरी बात, यह विधि बालक करता है। तीसरा, बालक उसी विधि का अनुकरण करता है, उसी चीज का अनुकरण करता है जो उसको पसंद हो, जो क्रिया उसे पसंद आती है। जैसे मान लो विराट कोहली लोगों को बहुत पसंद है, तो विराट कोहली जैसे बैट घुमाता है, विराट कोहली जैसे कपड़े पहनेगा, विराट कोहली जैसे स्टाइल रखता है, बहुत सारे लोग वैसे स्टाइल रखते हैं, अनुकरण करते हैं उसका, विराट कोहली का, है ना। तो वही कह रहा हूं कि बालक को जब आपको सिखाएंगे तो ऐसा सिखाइए कि उसकी पसंद का, तभी वो क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा। जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं आता, किसी टीचर की विधि पसंद नहीं है, मैथ्स मेथड सॉल्व करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड उसे पसंद नहीं आई, तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा वो टीचर को फॉलो ही नहीं करता, है ना, उनकी बात नहीं करता, उनके कॉपियां कंप्लीट नहीं रखता, नोट्स कंप्लीट नहीं रखेगा, है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको पढ़ने लिखने में, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। हमने देखा भी हुआ है, हम सबके साथ भी होगा, कोई एक विषय हम सबको पसंद नहीं आता था स्कूल में, तो हम उस विषय की बात ही नहीं करते थे, या उस विषय को कभी सॉल्व ही नहीं करते थे, या फिर उस विषय को हम ढंग से पढ़ते नहीं थे, ऐसा होता था हमारे साथ। तो अनुकरण विधि में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि अनुकरण विधि यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन। दूसरी विधि कि अनुकरण विधि जो है वो बालक करता है और इसे बहुत प्रभावशाली विधि माना गया। तीसरा, बालक उसी चीज का अनुकरण करता है जो उसे पसंद हो, जो उसे प्रिय लगती है, अच्छी लगती है ना, उसी का वो अनुकरण फॉलो करता है, इमिटेशन नकल करता है। और इसका बहुत फायदा मिलता है, कोई बच्चे को इंटरेस्ट है इसमें तो बच्चा खुद से ही वो काम करने लग जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक, चलिए, तो अगला जो हमारे पास विधि है, अगली जो हमारे पास मेथड है वो है निरीक्षण द्वारा सीखना। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी, इसकी बात भी करते हैं। निरीक्षण द्वारा सीखना, ठीक है, निरीक्षण मतलब होता है भाई ऑब्जर्वेशन, है ना, यानी देखना, है ना, थोड़ा सा देख परख के, ठीक है, देख परख करके, निरीक्षण करके, तो उसको सीखने को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देख परख करके होता है। ठीक है, तो निरीक्षण द्वारा सीखना ये हमारे अधिगम की थर्ड मेथड है। ठीक है, इसमें देख परख की जाती है, यानी जो भी मेथड, जो भी काम करना है पहले उसको देखा जाता है, उसके अच्छाई बुराई को समझा जाता है, उससे फायदे नुकसान को समझा जाता है, और वो हमारे लायक है कि नहीं ये देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी का कोर्स करना पड़ता है, किसी को मान लो इंजीनियर बनना है तो मैथ्स वाला कोर्स करना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति पहले मैथ्स जब पढ़ता है तो बचपन में उसे मैथ्स अगर नहीं आता अच्छे से, 9वीं 10वीं में इसका मैथ अच्छा नहीं है, तो वो आगे चल के मैथ्स की फील्ड में नहीं जाता। या जिसे बायो बड़ा पसंद आता है, विज्ञान साइंस बहुत पसंद होता है, कि केमिस्ट्री में बड़ा मजा आ रहा है, बायोलॉजी में बड़ा मजा आ रहा है, तो वो व्यक्ति आगे चल के डॉक्टर बनता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा आता है और डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल साइंस में पूरा यही पढ़ना पड़ता है, तो चलो डॉक्टर बन जाते हैं ना। तो याद रखिएगा, इसमें क्या करेंगे आप, जिस भी चीज को आपको करना है, जिस भी चीज को आपको सीखना है, पहले आप उसकी अच्छाई बुराई को देखो, आप पहले उसकी अच्छे से जांच परख कर लो, उसको अच्छे से जान लो, निरीक्षण कर लो, ऑब्जर्वेशन कर लो कि उससे फायदा क्या, नुकसान क्या है, ये मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी हम उस काम को करते हैं। ठीक है, तो ये विधि जो कहलाती है निरीक्षण द्वारा सीखना कहलाती है, परीक्षण करके। ठीक है, इसको हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। पहला हमारा क्या था, करके सीखना विधि, दूसरा हमारा क्या था, अनुकरण विधि, तीसरा हमारा क्या है भाई, निरीक्षण द्वारा सीखना। थर्ड जो हमारा मेथड है वो क्या है कि निरीक्षण द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन द्वारा कैसे सीखा जाता है। ठीक है, तो बालक में जितनी अधिक गहन एवं व्यापक निरीक्षण की क्षमता होगी, ठीक है, अभी निरीक्षण की क्षमता क्या होती है, तो अगर मैं बात करूं निरीक्षण की क्षमता, तो भाई ये जो हमारा निरीक्षण है उसकी क्षमता की बात करूं, देखो आपको मात्रा सही आनी चाहिए परीक्षा में, क्योंकि इस पे नंबर कटते हैं। तो निरीक्षण की जो क्षमता होगी, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी होगी, ठीक है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक फोटो इधर देता है, एक फोटो इधर देता है, और बोलता है दोनों चित्र में अंतर ढूंढ के बतलाइए। ये शायद आपने फेसबुक पे देखा हो, ये आपने अपने किताबों में देखा हो, न्यूज़पेपर में, कॉमिक्स में, किताबों में देखा होगा, है ना, कि दोनों चित्र के बीच अंतर बताइए। कई बार हमारे पाठ्य पुस्तक में भी ऐसा होता था, सेम टू सेम दो तस्वीरें दे देगा, कुछ कुछ चीजें अलग रहती है उसमें, तो अंतर ढूंढना होता है। तो जिसका दिमाग ज्यादा तेज होता है, जो ज्यादा अच्छा निरीक्षण कर सकता है, वो फटाफट अंतर ढूंढ लेता है कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें हाथी का कान गायब है, इसमें शेर के दांत गायब है, ऐसा कुछ कुछ चीजें वो पता कर लेता है। इस चित्र में सिर्फ 4 ही सितारे हैं, इसमें 3 सितारे, इसमें 1 चांद है, इसमें 2 चांद है, ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब ये है, वैसे 2 चांद तो इधर होते नहीं है, पर एग्जाम्पल था वो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी बालक के अंदर निरीक्षण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो उतना जल्दी सीखता है इस विधि से। ठीक है,
बालक उतनी ही तीव्र गति से सीखने का प्रयास करेगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड ज्यादा होनी चाहिए, निरीक्षण विधि बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी बालक बहुत अच्छे से सीख पाएगा। क्योंकि भाई जिसको निरीक्षण ही नहीं पता, जिसको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें क्या अंतर है, ये भी तो वैसा ही है, ये भी तो वैसा ही है, दोनों में अंतर क्या है, जिस बालक को यही पता नहीं रहेगा वो बालक भाई कैसे कुछ मेथड्स को कर पाएगा, कैसे वो सीख पाएगा, उसकी सीखने की क्षमता धीरे हो जाएगी। तो एज ए टीचर, एज ए शिक्षक हम जब भी पढ़ाएंगे तो अपने बच्चों को, एज ए पेरेंट भी अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, निरीक्षण करना सिखाएंगे। उसके अंदर निरीक्षण के गुण उसके अंदर लाएंगे भाई कि भाई निरीक्षण कैसे किया जाता है, निरीक्षण क्या होता है, ये सारी बातें हम लाएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ये बात जान लीजिए कि निरीक्षण विधि होती क्या है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इसमें निरीक्षण क्षमता होनी चाहिए तो अधिगम की क्षमता और बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जितनी निरीक्षण की क्षमता उतनी ही अधिगम की क्षमता। तो यहां पर ये तीसरी मेथड है अधिगम की। पहला पढ़ा था हमने कौन सा भाई, पहला जो था करके सीखना विधि, लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा था हमारा अनुकरण विधि, लर्निंग बाय इमिटेशन, और तीसरा हमारा है निरीक्षण द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे मेथड पर। हमारा जो चौथा मेथड है, ठीक है, हम अगर चौथे मेथड्स की बात करें तो हमारा भाई फोर्थ जो मेथड है वो है परीक्षण करके करना। अभी निरीक्षण क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, सर ये तो सब एक जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा अंतर बता दे रहा हूं कि भाई निरीक्षण का मतलब भाई आपका ऑब्जर्वेशन, याद रखिएगा, निरीक्षण का मतलब क्या, आपका ऑब्जर्वेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो निरीक्षण है उसका मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण का मतलब भाई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और परीक्षण का मतलब एक्सपेरिमेंट, यानी किसी चीज को परखना, जांचना, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। देखो निरीक्षण और परीक्षण में एक और अच्छे से अंतर बता देता हूं। अगर आप किसी काम को देखते हो कि वो काम आपके लिए फायदा कर रहा है कि नुकसान, तो ये क्या हो गया, निरीक्षण। अगर कोई काम को आप ट्राई कर रहे हो, पता नहीं आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है, पता ही नहीं आपको, बस आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पहले एक बार ट्राई करके देख रहे हो, सूट कर लिया तो आपने खरीद लिया। जैसे आप कार खरीदने गए और आपको वहां टेस्ट ड्राइव मिली कार की और आपने कार चलाई, अगर आपको कार चलाना अच्छा लगा, वो कार में बैठ के ड्राइव करके मजा आया, तो आप उस कार को खरीदने की कोशिश करोगे, खरीद लोगे, है ना, बुक कर लोगे कार को। तो कहने का मतलब यही है कि भाई हम जो है परीक्षण करके सीखते हैं। ये भी एक मेथड है, चौथी मेथड है भाई परीक्षण करके सीखना। दिस इज द फोर्थ मेथड, परीक्षण करके सीखना हमारी चौथी विधि है। पहली विधि थी क्या, पहली विधि लर्निंग बाय डूइंग, दूसरी क्या थी, अनुकरण विधि, तीसरी क्या थी भाई निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, चौथी क्या है, परीक्षण करके सीखना। इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यानी जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, टीचर ने हमें गणित का कोई सवाल हल करने के लिए एक मेथड, एक टेक्निक बता दी, एक विधि बता दी, लेकिन हम घर पर जाकर देखें क्या इस विधि से सॉल्व किया जा सकता है क्या, एक्सपेरिमेंट करके, है ना, अलग मेथड अपनाकर देखते हैं, चलो सॉल्व होता है कि नहीं, आंसर आता है कि नहीं सही। तो ये कौन सा मेथड होगा, ये हो गया परीक्षण वाला विधि, है ना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना। जैसे कि हम कभी कभी लैब में भी जाते हैं, विज्ञान का 10वीं और 12वीं में हमारे साथ किया गया होगा ना, हमारे साथ मतलब हमको कराया गया होगा परीक्षण लैब में, है ना, हमारे प्रयोगशाला में हमें प्रयोग कराए गए होंगे, एक्सपेरिमेंट करवाए गए होंगे, है ना, हम सब ने किया होगा। तो परीक्षण करके सीखना विधि की बात हो रही है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट विधि की बात हो रही है। इसमें होता क्या है, यह वह विधि है, याद रखिए, यह वह विधि है, उस विधि से जाना जाता है जिसमें प्रयोगों एवं खोजों के माध्यम से, इसमें सबसे मेन क्या होते हैं, प्रयोग और खोज, याद रखिएगा, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, खोज मतलब डिस्कवरी, नया चीज जानते हैं, के माध्यम से किसी नियम या सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है। जैसे कि हमने बचपन में सबने पढ़ा होगा वो ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, कि अगर कोई चीज एसिड है या बेस है, अम्ल है या फिर क्षरण है, ऐसा कुछ। मुझे उतना भी हिंदी मतलब नहीं आता क्योंकि मैंने 12th तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, कॉलेज में भी इंग्लिश मीडियम किया है, तो उतना भी एकदम बेसिक गारंटेड वाला हिंदी तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो लिटमस पेपर को क्या बोलते थे। एसिड को मेरे ख्याल से अम्ल बोलते हैं और मेटल को धातु बोलते हैं, तो एसिड बेस ऐसा कुछ रहता है। तो उसका परीक्षण करने के लिए रहता था, तो उसमें एक पेपर रहता था कि वो पेपर अगर आप एसिड में डालोगे तो वो लाल ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, रेड में टर्न बदल जाता था, वो कागज लाल हो जाता था अगर वो एसिड चीज है, अम्ल चीज है। तो ये क्या हो गया, ये डिस्कवरी है, ये क्या हो गया, परिणाम है, ये क्या एक्सपेरिमेंट है। हमको सिखा तो दिया गया, लेकिन भाई वो जो सिखाया गया क्या सच में सही है। जैसे हमको पढ़ाया गया है कि सूर्य की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, हम सब ने पढ़ा होगा ये, लेकिन हमने इसका परीक्षण किया, हमको तो भाई सफेद ही दिखता है, पीला ही दिखता है, हमको तो 7 रंग दिखते नहीं। फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रिज्म में से, देखा होगा ना आपने, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट रहा होगा, तो उसको प्रिज्म में से जब सूर्य की किरणें को पास करते हैं तो 7 रंगों में बदल जाती है, ये देखा है हमने, है ना, ये एक्सपेरिमेंट हमको करवाया गया होगा। तो ये हो गया, इसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, ऐसा कुछ कुछ चीजें पढ़ाया गया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा बताया गया था हमको ना, रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, कुछ चीजें पढ़ाई गई थी। तो जिनको पता होगा, वो जिन्होंने ध्यान से पढ़ा हुआ या याद होगा अपना 10वीं 12वीं का एक्सपेरिमेंट, तो जानते होंगे, ठीक है।
तो इस माध्यम में, ये परीक्षण करके सीखने वाले माध्यम में, इस लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या करते हैं, इसमें भाई प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ खोज करते हैं, प्रयोगों के माध्यम से सीखते हैं, खोजों के माध्यम से सीखते हैं, और सीखने के बाद उसमें भाई नियम का, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये नियम है, ये सिद्धांत है, ऐसे फॉलो करो, ऐसे चलो, हाँ जो पढ़ाया गया वो सही है। न्यूटन के जो नियम है कि कोई भी वस्तु गिरती है तो नीचे ही गिरती है, हर क्रिया का अपना प्रतिक्रिया होती है, एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने जोर से आप दीवार पे मारोगे, दीवार भी आपको उतने ही जोर से फोर्स लगाएगी, तो आपको चोट लग जाएगी, है ना। तो ये बात है। तो ये जो है, कोई भी नियम सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके, है ना, खोज करके पता लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, यही हमारा परीक्षण करके सीखना विधि, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की ओर जाते हैं, चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो हमारा जो अगला मेथड है, देखा जाए तो हमारे नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर हम हमारा पीडीएफ काम नहीं कर रहा है, खोले। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड की बात करें, हाँ ओके, अब काम करेगा यहां पर। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, सामूहिक विधि जिसे कहा जाता है, कोई सामूहिक क्रिया द्वारा विधि करना। चलिए उसको देखिए। तो सामूहिक क्रिया द्वारा कोई विधि करना, कोई मेथड करना, उसकी बात कर लेते हैं। तो सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सामूहिक विधि द्वारा कोई क्रिया करना, उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। तो इसमें है भाई, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना में है लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। देखिए, कुछ चीजें आप सिर्फ और सिर्फ समूह में रहकर ही सीख सकते हैं, जैसे कि टीम भावना, यानी कि दल की भावना, सामूहिक समूह में रहने की भावना जो होती है। देखिए, आप कुछ ना कुछ काम करेंगे तो हमेशा नहीं जिंदगी भर आप टीचर बने रहेंगे, आप हो सकता है आगे चल के प्रिंसिपल बने। जब आप प्रिंसिपल बनेंगे तो आपको सारे टीचर्स को लेकर चलना पड़ेगा, सारे शिक्षकों का नेता बनना पड़ेगा, है ना, लीडर बनना पड़ेगा आपको। या हो सकता है आप अपने स्कूल के सीनियर टीचर होंगे तो आप अपने विषय के जूनियर टीचर को गाइड करेंगे, आप एचओडी होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे। मान लो आप विज्ञान के टीचर बने तो आप विज्ञान के एचओडी हैं, हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट है, तो आपके अंदर फिजिक्स भौतिक शास्त्र का टीचर, आपके अंदर भाई केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का टीचर, आपके अंदर बायोलॉजी जीव विज्ञान का टीचर आएगा, क्योंकि आप भाई सबके हेड है। तो आप उन सबको गाइड करेंगे, ऐसी परीक्षा लेनी है, छात्रों को ऐसे सिखाना है, और छात्रों को ऐसा डेवलपमेंट करना है, ऐसा विकास करना है, ऐसा। तो ये जो सिखाएंगे आप, ये तब जब आप समूह में रहना सीखेंगे, क्योंकि आप सबके साथ काम करना नहीं सीखते, परिवार में आपको रहना नहीं आता, समाज में रहना नहीं आता, तो आप सबको लेकर नहीं चल पाएंगे, झगड़े होंगे, मन मुटाव होगा, या फिर आपको छोड़ना पड़ जाएगा वो चीज, आप अपने काम में सक्सेस नहीं होंगे। ठीक, तो आपके अंदर कह सकते हैं एक नेतृत्व का, नेता का गुण होना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप ग्रुप में रहकर सीखेंगे। जब आप टीम में काम करते हो ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में आपके भाई 11 खिलाड़ी होते हैं आपके टीम में, तो 11 खिलाड़ी होते, तो 11 खिलाड़ी से कुछ ना कुछ आप सीखते हो। आप उसमें से 11वें आप हो मान लो, तो 10 लोग जो हैं, कोई बैटिंग अच्छी करता होगा, कोई बॉलिंग अच्छी करता होगा, कोई फील्डिंग अच्छी करती होगा, कोई टेक्निक बहुत अच्छी बनाता होगा, कोई बताता होगा कि भाई ये बॉल पे क्या होने वाला है। तो उन सब से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। लेकिन आप अकेले कोई गेम खेल रहे हो तो कुछ ज्यादा नहीं सीख सकते, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसी मेथड है जिसमें ग्रुप में सिखाया जाता है, ये ऐसी मेथड है जिसमें ग्रुप में, समूह में सिखाया जाता है। तो सामूहिक विधियों द्वारा भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जब अपने स्कूल में टीचर्स डे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, सरस्वती पूजा का बड़ा सा प्रसाद का कार्यक्रम रखते हैं, या फिर अपने टीचर का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्लास में सबसे कुछ कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर शॉपिंग करके सामान लेकर आते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं। तो वो बच्चा क्या सीखा, वो बच्चा नेतृत्व करना सीखा, उसने जिम्मेदारी लेना सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाते, ये सब नहीं करते, चुपचाप क्लास में पड़े रहते हैं, पीछे छुपे रहते हैं, उनको कभी नहीं आता कि भाई कैसे ये होता है, कैसे कोई इवेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, कैसे हम नेतृत्व करते हैं, कैसे टीम लीड की जाती है, उसको समझेगा नहीं कभी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सामूहिक विधि होती है उसके द्वारा भी सीखा जाता है। सामूहिक विधि के द्वारा क्या क्या सीखा जा सकता है, कौन सी सामूहिक विधियां होती हैं जिनसे सीखा जा सकता है। तो यहां पर देखिए, खेल द्वारा अधिगम, पहला है खेल द्वारा अधिगम, यानी भाई खेल के द्वारा सीखा जा सकता है। दूसरा सामूहिक विधि द्वारा अधिगम, यानी कोई ऐसा ग्रुप वाला एक्टिविटी करवाओ, मेथड करवाओ जिससे सीखा जा सकता है ना। तीसरा जो है भाई सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम, यानी सामूहिक प्रतियोगिता, यानी ऐसी प्रतियोगिता, ऐसा कॉम्पिटिशन जिसमें सब लोग शामिल होंगे। ठीक, चौथा जो आपका होगा भाई वो क्या होगा, चौथे में आपका होगा भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी कोई आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, उससे आप सीख पाएंगे। पांचवा क्या है आपका, शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय एजुकेशनल एग्जीबिशन, यानी पढ़ाई लिखाई में जो जो सीखा है, पढ़ाई लिखाई में जो जो किया है आज तक, उसकी मदद से क्या सीखा है वो पता करना, या उसका इस्तेमाल करके क्या सीखा आपने वो बताना। तो ये सारी चीजें भी काम में आती है
इनके द्वारा भी सीखा जा सकता है। इन्हें कहा जाता है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, यानी कि जो ग्रुप वाली एक्टिविटीज होती हैं, जो ग्रुप वाले मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा सीखना, इसे ही कहते हैं। तो खेल द्वारा अधिगम, समूह विधि द्वारा अधिगम, सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम, सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा अधिगम, शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना। तो ये सारे टाइप्स से, इन सारे मेथड्स से सीखा जा सकता है। ये सारे सीखने के मेथड्स हैं। तो हमने सीखने के कई सारे मेथड्स देखे। चलो एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाए कि हमने कौन कौन से मेथड्स भाई देखे। तो हमने सबसे पहला मेथड जो देखा वो हमारा था करके सीखना विधि, है ना, करके सीखना विधि। तो हमने जो सबसे पहला मेथड देखा था वो था करके सीखना विधि। फिर जो दूसरा मेथड हमने देखा था वो था अनुकरण विधि। दूसरा जो हमने देखा था वो था अनुकरण विधि, अनुकरण मेथड द्वारा फॉलो करना, जिसे हम इमिटेशन मेथड भी कहा। तीसरा जो हमने सीखा, तीसरा जो हमारा सीखने का तरीका था वो था निरीक्षण करके सीखना, है ना। दो सीखे थे हमने, निरीक्षण और परीक्षण। तो निरीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, ये भी हमने सीखा। चौथा विधि जो हमारी थी वो थी परीक्षण विधि, परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके, परीक्षण करके सीखना, है ना। किन मेथड से? परीक्षण करके सीखना। हमने परीक्षण करके सीखा, परीक्षण करके सीखना। और पांचवा जो था भाई वो था सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखना, ठीक है ना, सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखना, ये भी हमने सीखा। तो टोटल 5 मेथड्स हमने सीखी, जिन 5 मेथड से सीखा जा सकता है। लर्निंग के टाइप्स हैं, अधिगम के प्रकार हैं। तो आपको अगर एमसीक्यू आया अधिगम के कितने प्रकार होते हैं मुख्यतः, तो मुख्यतः अधिगम के 5 प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं भाई? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग। मेनली जो होते हैं 5 टाइप्स होते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं सीखने के मुख्यतः। ऐसे तो और भी प्रकार होते हैं, कई और सूक्ष्म प्रकार भी हैं, पर अगर आपको मुख्यतः पूछे मेनली तो आपको इन्हीं 5 का नाम लेना है, ठीक है, कि भाई करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना और फिर सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखना। ये 5 मेथड जो हैं जो अधिगम के प्रकार हैं, इन्हीं 5 मेथड से अक्सर सीखा जाता है। ये तो क्लियर हो गया यहां पर, ठीक। तो ये तो रहा भाई हमारा आज के सेशन में कि कैसे हमें सीखना है, हमारी विधियों के बारे में मैं बताया मैंने। और वही बात आज की भाई, जिन्होंने अभी तक संपूर्ण कोर्स खरीदा नहीं है, कोर्स बाय नहीं किया है, वो सारे लोग कोर्स जरूर परचेस कर लें, है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा सब कुछ ऐप पे ऑलरेडी 2022 का, 2023 का अपलोड कर दिया गया है, 2021 का, 2020 का, 2019 का भी अपलोड हो जाएगा सब। तो आप उस पर ऐप पर सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, रियल क्वेश्चन पेपर जो आया था वो देख सकते हैं आप। सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पुराने नोट्स अवेलेबल है और नए नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, डिटेल वाले। और लाइव क्लासेस भी, वीडियो लेक्चर भी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो आप देख रहे हो वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास आप देख ही रहे हो। तो कोर्स खरीदने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को एक अंतिम टच दे सको और एक बूस्टअप दे सको। इसके बाद आपको कुछ ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, आपकी पढ़ाई एकदम कंप्लीट हो जाएगी कोर्स के साथ जुड़ने के साथ ही, चैनल पर जुड़ने के साथ ही। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले ले, ठीक। हमारे और भी कोर्सेज जैसे कि एमपीटीटी, सीटेट के भी कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारा फोकस जेएलएड पर है, क्योंकि जब भर्ती निकलेगी तब हम उसकी तैयारी भी करेंगे। तो ये अगर कंप्लीट करके रखते हैं तो वो तैयारी करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थी क्लास हमारी आज की, संज्ञान एवं बाल विकास की 5वीं क्लास, इकाई 1 की। इसके बाद इकाई 1 खत्म है, इसके बाद हम इकाई 2 पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इकाई 1 की रिवीजन और ऑब्जेक्टिव वाला, यानी कि जिसमें एमसीक्यूज, प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का हमारा एक क्लास होगा, वो भी हम लेकर आएंगे, जहां पर हम सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हल करेंगे। वो क्लास भी होगी नेक्स्ट। उसके बाद यानी कि 6 क्लास में 1 यूनिट खत्म, तो अगले 6 में दूसरी यूनिट। ऐसे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे और बढ़ाएंगे और डिटेल में से पढ़ते जाएंगे। तो कोर्स जरूर खरीदे, चैनल पे जुड़े। और एक रिक्वेस्ट, जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स हैं जिनको आप जानते हो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उन तक चैनल प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आप उन तक शेयर करेंगे, जैसे आप परेशान होते डीएलएड पढ़ाई कहां से होगी, आपको चैनल मिल गया, तो वैसे ही वो भी परेशान हो, तो उन तक जरूर पहुंचाइए, उनकी मदद कीजिए। आपकी कोचिंग का ग्रुप होगा, आपके चैनल का ग्रुप हो, अपने कॉलेज का ग्रुप होगा, आपके एजेंट लोगों ने बनाया कि जितने भी लोग एडमिशन करवाए उनका ग्रुप होगा, उस ग्रुप तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इंस्टाग्राम तक। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम सभी जगह पर अवेलेबल है, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते हैं स्टडी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।